चलिए, तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड पढ़ रहे थे, जिसमें दो ठो साउंड सोर्सेस थे और दोनों साउंड सोर्सेस से जो है सेम इंटेंसिटी का साउंड जो है वो आ रही थी और एक पॉइंट पे इंटरफेयर कर रही थी। तो हम जो है उन साउंड सोर्सेस के कारण जो नेट इंटेंसिटी जो है वो हम बता चुके थे, वो कितना था। ऑफ कोर्स हमारा नेट इंटेंसिटी जो था वो था 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ये चीज जो है हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे। ठीक है, हम जो है इसका इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस का बीच ग्राफ बना रहे थे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। हम बताए थे कि इंटेंसिटी जो था, नेट इंटेंसिटी, वो था हमारा 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। नेट इंटेंसिटी यही था। कॉस I0 इक्वल टू आई नेट इक्वल टू 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, जहां पे डेल्टा फाई जो था हमारा वो हमारा फेज डिफरेंस था। क्या था हमारा? फेज डिफरेंस। डेल्टा फाई जो था हमारा क्या था? फेज डिफरेंस। अब हम बताए थे कि इंटेंसिटी जो थी आई नेट वो मैक्सिमम तब होगी जब फेज डिफरेंस जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो। माने दोनों जो साउंड वेव से आने वाला जो साउंड सोर्सेस से आने वाला जो साउंड वेव है, दोनों अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो उस पॉइंट पे जो है साउंड वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो उसके लिए जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 2n प्लस 2n इंटू पाई। 2n इंटू पाई इवन मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए? पाई होनी चाहिए। ये आपको हम बता चुके हैं। मतलब इंटेंसिटी उस केस में मैक्सिमम होगा 2n पाई पे। 2n पाई का मतलब 0 होगा, प्लस माइनस 2 पाई होगा, प्लस माइनस 4 पाई होगा, प्लस माइनस 6 पाई होगा, ऑन सो ऑन। इन सारे फेज डिफरेंसेस पे जो इंटेंसिटी होगा साउंड सोर्सेस का वो कैसा होगा? ऑफ कोर्स मैक्सिमम होगा। अगर कोई बोल दे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने के लिए ये जो फेज डिफरेंस है यहाँ पर हम रख देते हैं। तो 4 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई की जगह पे 2n पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कॉस n पाई क्या होती है? -1 होती है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी 4I0। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो कितनी थी? 4I0 थी। उसी तरह मिनिमम इंटेंसिटी अगर निकालनी है, मिनिमम इंटेंसिटी, तो उसके लिए जो फेज डिफरेंस होना चाहिए डेल्टा फाई, डेल्टा फाई मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होनी चाहिए। ये आपको हम बता चुके हैं। अगर साउंड सोर्सेस से आने वाले दोनों साउंड अगर उस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो उस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी? मिनिमम होगी। समझ गया ना? उसके लिए हमको फेज डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। सॉरी, 2n प्लस 1 इंटू पाई होनी चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होनी चाहिए, पाई बाई 2 लिख दिए। समझ गया? कोई बोले कि कितना कितना होगा ये, तो या तो प्लस माइनस पाई होगा, प्लस माइनस 3 पाई होगा, प्लस माइनस 5 पाई होगा, प्लस माइनस 7 पाई होगा। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ही जो है वो पॉसिबल है हमारे मिनिमम इंटेंसिटी बनाने के लिए। ठीक है, अगर कोई बोले कि मिनिमम इंटेंसिटी निकाल के बताओ तो बता देंगे। कितना होता है फॉर्मूला? 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। डेल्टा फाई कितना है हमारे पास? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। और कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जो होता है वो 0 होता है। तो 0 से 4I0 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब दो ठो साउंड वेव जो है वो जब इंटरफेयर करेंगे सेम इंटेंसिटी के,
तो उनकी इंटेंसिटी जो है 0 से लेके 4 आई नोट तक कुछ भी हो सकती है। मतलब इंटेंसिटी का जो रेंज होगा वो है 0 से लेके 4 आई नोट के बीच में कुछ भी होगा। ठीक है। जब दो ठो साउंड वेव जो है वो ऐसे ऐसे, मान लीजिए दो ठो सोर्सेस से ऐसे, अब दोनों से आने वाले साउंड वेव मिलकर कभी इंटेंसिटी 0 भी बना लेगी, कभी दोनों से आने वाले साउंड वेव जो है वो मिलकर कभी इंटेंसिटी 2 आई नोट बना लेगी, कभी दोनों साउंड जो है मिलकर 3 आई नोट बना लेगी, कभी जो है दोनों साउंड मिलके 4 आई नोट बना लेगी। ठीक है। मतलब 0 से 4 आई नोट तक के बीच में कोई भी जो है इंटेंसिटी पॉसिबल है। मतलब रेंज उनका जो इंटेंसिटी होगा उनका रेंज होगा 0 से लेकर 4 आई नोट तक। ठीक है। चलिए अब हम जो है इसका ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 0 है, ये हमारा 4 आई नोट है। इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस के बीच हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा, 5 पाई होगा, 6 पाई होगा, इस तरह से। उसी तरह से इधर भी होगा, -पाई होगा, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, ऑफकोर्स -6 पाई होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमको पता है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी वो कैसी थी, हमको पता था मैक्सिमम थी। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी कैसे आ रही थी, ऑफकोर्स मैक्सिमम आ रही थी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा वो 2 पाई 0 पर मैक्सिमम होगा, 2 पाई पे भी मैक्सिमम होगा, 4 पाई पे भी मैक्सिमम होगा, 6 पाई पे भी मैक्सिमम होगा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे मैक्सिमम होगी, इस तरह से। ठीक है। इन सारे जो पॉइंट्स हैं उन पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और बाकी जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाइस हैं उन पे इंटेंसिटी जो है ऑफ कोर्स कैसे होगी, मिनिमम होगी। इंटेंसिटी 0 के बराबर होगी। ठीक है। इंटेंसिटी किसकी बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, इस तरह से। ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह का। ठीक है। तो ये जो है हमको ग्राफ बन गया इंटेंसिटी वर्सेस फेज डायग्राम का। ठीक है। फेज डिफरेंस का जो है हमको ग्राफ हम इसमें इंटेंसिटी वर्सेस बना लिए। अब आपको दिख ही रहा होगा कि इंटेंसिटी जो है वो 0 से 4 आई नोट तक के बीच में वेरी कर रही है। इंटेंसिटी आई नोट, 2 आई नोट, 3 आई नोट। ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है वो 0 से 4 आई नोट के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है। मतलब दो ठो साउंड वेव जो है अगर इंटरफेयर करेंगे तो वो आई नोड और आई नोड मिलके 0 भी बना सकते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि सर इसमें एनर्जी कैसे कंजर्व हो सकता है, कहीं पर आई नोड और आई नोड मिलके 0 बन जा रहा है तो एनर्जी का क्या होगा। सुनिए, कहीं पर आई नोड और आई नोड मिलकर 0 बन गया, ठीक है, तो कहीं पर ऐसा भी तो होगा कि जब आई नोड और आई नोड मिलकर 4 आई नोड बन गया होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है कहीं पर आई नोड और आई नोड मिलकर 0 बनेगा, तो कहीं पर आई नोड और आई नोड मिलकर 4 आई नोड बन जाएगा। इस तरह से एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं।
आगे हमारा इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव बाय इनकोहेरेंट सोर्सेस। by incoherent sources, interference of sound wave by incoherent sources। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस के कारण जो है साउंड का इंटरफेरेंस किस तरह से होता है साउंड वेव का, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दो ठो सोर्सेस है S1 और S2, और हमको एक बात पता है कि इनकोहेरेंट सोर्सेस जो है उन सोर्सेस को कहा जाता है दोज हैव डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, दोज हैव डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जिसके पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो वो कैसा हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उनको बोलेंगे कि इनकोहेरेंट सोर्सेस है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है हमारा ओमेगा इक्वल टू 2πf। अगर ओमेगा जो है अलग होगा तो ऑफकोर्स हमारा फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, अलग ही होगा, सोर्स का फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा हमारा, अलग होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि दो ठो सोर्सेस हैं, ऑफकोर्स इससे भी साउंड निकल रहा है और इससे भी साउंड निकल रहा है, और इनकोहेरेंट सोर्सेस हैं। इसका मतलब है कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के दो ठो सोर्सेस हैं, और इनसे जो आ रहा है साउंड और इससे जो आ रहा है साउंड, इस पॉइंट पे जो है वो इंटरफेयर करेंगे। इस पॉइंट पे जब इंटरफेयर करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी और किस तरह से वेरी करेगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आराम से समझिएगा। मान लीजिए कि इससे आने वाला सोर्स साउंड और इससे आने वाला साउंड जो है वो इस पॉइंट पे इंटरफेयर किया, तो इसका हम फेज डिफरेंस कैसे लिखेंगे। फेज डिफरेंस क्या होगा, तो पहले S1 से आने वाला साउंड है उसका हम अगर प्रेशर के रूप में लिखें, डिस्प्लेसमेंट प्रेशर वेव लिखें, तो लिखेंगे P1 इक्वल टू P01 साइन ओमेगा 1t माइनस kx1। ए वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया x1 और ए वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया x2 प्लस θ1। ठीक है, इससे आने वाला जो साउंड है उसका प्रेशर, एक्सिस प्रेशर का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है P01 साइन ओमेगा 1t माइनस kx1 प्लस θ1। उसी तरह इससे जो निकलने वाला साउंड है उनका एक्सिस प्रेशर का जो इक्वेशन दिया है वो दिया है हमारा P02 साइन ओमेगा 2t माइनस kx2 प्लस θ2। अब बोल सकते हैं कि ए दोनों जो है यहाँ ओमेगा 1 है और यहाँ पर क्या है ओमेगा 2 है, अलग अलग सोर्सेस की फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, अच्छी बात है। अब ए दोनों जो साउंड वेव है और इस पॉइंट पे आकर क्या किए, ऑफकोर्स यहाँ पे इंटरफेयर किए। ठीक है, अब इस पॉइंट पे किस तरह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेरी करती है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। हमको पता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। ए जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई हमारा फेज डिफरेंस है। अब फेज डिफरेंस कैसे वेरी करता है इसके बारे में यहां हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फेज डिफरेंस क्या होगा,
फेज डिफरेंस हो जाएगा मेरा ए वाला माइनस ए वाला, ठीक है, ए वाला फेज माइनस ए वाला फेज। बताइए ए वाला फेज है ओमेगा 2t माइनस ओमेगा 1t, तो यहां पर बन जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, ठीक है, प्लस इसमें क्या होगा, इसमें होगा, इसमें माइनस के एक्स टू और प्लस के एक्स वन, ये घटेगा तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास x1 माइनस एक्स टू इंटू के, x1 माइनस एक्स टू इंटू के, और प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया कितना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है, ये हमारा हो गया फेज डिफरेंस, ठीक है। अब क्या होगा समझिएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ए वाला टर्म बढ़ेगा, ए वाला टर्म जब बढ़ेगा तो हमारा फेज डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑफ कोर्स हमारा फेज डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा फेज डिफरेंस भी क्या होगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, ठीक है। अब बढ़ने से क्या होगा समझिए, पहले 0 डिग्री होगा, फिर फेज 1 डिग्री होगा, फिर फेज 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, फिर 4 डिग्री होगा, फिर 5 डिग्री होगा, ऐसे करते 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 360 डिग्री तक होगा, फेज डिफरेंस बढ़ेगा। उसके बाद जैसे ही 361 डिग्री हुआ तो फिर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर जाएंगे। cos 360 प्लस थीटा क्या होता है, cos 360 प्लस थीटा तो cos ही थीटा होता है, तो 361 डिग्री 362 डिग्री फिर से जो है वही 1 डिग्री 2 डिग्री ही बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको फेज डिफरेंस भी बढ़ेगा। अब बताइए कि ये फेज डिफरेंस फास्टली वेरी करेगा कि धीरे धीरे वेरी करेगा, स्लोली वेरिएशन होगा इसका डेल्टा फाई का कि फास्टली वेरिएशन होगा, वो डिपेंड करेगा इस पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 पे, ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 पर। चलिए समझ गया ना, ये डेल्टा फाई जो है वो फास्टली वेरी करेगा कि स्लोली वेरी करेगा, वो डिपेंड करेगा बेसिकली किस पे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 पर, ठीक है। अगर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किस वन में, अगर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लार्ज हुआ, ठीक है, लार्ज हुआ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बहुत ही क्या हुआ, लार्ज हुआ, तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, बहुत लार्ज होगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है लार्ज हुआ, ओमेगा 2 और ओमेगा 1, तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, ऑफ कोर्स हमारा लार्ज होगा, बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा होगा तो ए वाला टर्म जो है डेल्टा फाई वो फास्टली वेरी करेगी। कैसा वेरी करेगा, फास्टली वेरी करेगी, फास्टली चेंज होगा, जैसे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, इतना फास्ट चेंज होगा, बहुत सारा फास्ट चेंज होगा, बहुत फास्टली चेंज होगा, फेज डिफरेंस बहुत फास्टली चेंज होगा। तो इंटेंसिटी के अंदर जो हमको दिख रहा है टर्म cos डेल्टा फाई, ये भी बहुत फास्टली चेंज होगा, ठीक है। तो हमारा cos डेल्टा फाई जो है वो भी क्या होगा, फास्टली वेरी करेगा, फास्टली वेरी, ठीक है, फास्टली वेरी करेगा, ए टर्म भी क्या होगा, बहुत ही फास्ट वेरी करेगा। और अगर ए वाला टर्म फास्ट वेरी करेगा तो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या करेगा, ऑफ कोर्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी फास्टली वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, फास्टली वेरी, ठीक है, फास्टली वेरी, इतना ज्यादा फास्टली वेरी करेगा, ए वाला टर्म इतना ज्यादा फास्टली वेरी करेगा कि इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा फास्टली वेरी करेगा, और इंटेंसिटी के फास्टली वेरी करने से
अगर हम मान लीजिए कि इस साउंड को अगर हम कान के पास सुनेंगे, ये दोनों से आने वाला साउंड, और अगर इन दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लार्ज हुआ तो डेल्टा फाइव बहुत ज्यादा होगा, डेल्टा फाइव बहुत ज्यादा होगा तो हमारा उसका वेरिएशन भी बहुत ज्यादा होगा, और इंटेंसिटी का वेरिएशन इतना ज्यादा होगा, इतना फास्ट हो जाएगा कि हमारा ईयर जो है उस साउंड को परसीव नहीं कर पाएगा, माने समझ नहीं पाएगा उस चीज को कि कब जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी हुआ, कब मिनिमम हुआ, कब मैक्सिमम हुआ, कब मिनिमम हुआ, कब मैक्सिमम, कब मिनिमम, इस तरह से जो है समझ नहीं पाएगा। मैक्सिमम मिनिमम इतना जल्दी फास्टली जो है हमारे कान के पास जो मीडियम पार्टिकल्स होंगे इतने ज्यादा फास्टली वेरिएशन करेगा कि हमारा कान जो है, ईयर जो है उस साउंड को परसीव नहीं कर पाएगा। समझ गया ना? उस साउंड को जो है हमारा ईयर जो है वो परसीव नहीं कर पाएगा, और उस इंटेंसिटी का साउंड जो है हमको सुनाई तो देगा, लेकिन हमको ये नहीं सुनाई देगा कि कब जो है मैक्सिमम हो गया, कब मिनिमम हो गया, कब मैक्सिमम हो गया, कब मिनिमम हो गया, इतना ज्यादा फास्टली वेरी करेगा। तो इसके कारण क्या होगा? क्योंकि ड्यू टू फास्टली वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, due to fastly variation of intensity of sound, our ear cannot detect the maximum and minimum intensity, ठीक है ना? ये समझ ही नहीं पाएगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब हुआ और मिनिमम इंटेंसिटी कब हुआ। हमारा ईयर इतना फास्टली वेरी करेगा ये टर्म, और इतना ज्यादा मैक्सिमम मिनिमम होगा कि हमारा ईयर परसीव नहीं कर पाएगा, और परसीव नहीं कर पाएगा तो हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे कान को जो है सिर्फ और सिर्फ एवरेज इंटेंसिटी ही सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी? एवरेज इंटेंसिटी। ठीक है, सिर्फ I1 प्लस I2 ही सुनाई देगा, उसको लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम ही है, उसको मिनिमम सुनाई ही नहीं देगा। ठीक है ना? मिनिमम उसको सुनाई देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको वेरी करने के लिए ए वाला टर्म जिम्मेवार है, और ए वाला टर्म इतना फास्टली वेरी कर रहा है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम। ठीक है, तो इस केस में जो है हमारा ईयर जो है वो कैसे इंटेंसिटी सुनेगा? ऑफ कोर्स हमारा ईयर जो है एवरेज इंटेंसिटी सुनेगा, और एवरेज इंटेंसिटी, इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है? cos डेल्टा फाई का एवरेज वैल्यू 0 होता है। हम जो है प्रूफ कर देते हैं, लेकिन आप सबको ही पहले से ही जान चुके हैं, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। तो हमारा एवरेज इंटेंसिटी कितना सुनाई देगा ईयर को? I1 प्लस I2। ठीक है, तो हमारा ईयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज इंटेंसिटी के साउंड जो है वही उसको सुन पाएगा। ठीक है ना? चलिए, केस 1 था कि अगर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लार्ज हुआ तो डेल्टा 5 फास्टली वेरी करेगा, और डेल्टा 5 फास्टली वेरी करेगा तो इंटेंसिटी का वेरिएशन भी इतना फास्टली वेरी करेगा कि हमारा ईयर जो है उस साउंड को, इंटेंसिटी को परसीव नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि कब मैक्सिमम हुआ, कब मिनिमम हुआ। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो हमको साउंड नहीं सुनाई देगा, उतना वेरिएशन कम मिनिमम कब जो है कम हुआ, कब जो है ज्यादा हुआ, ये नहीं पहचान पाएंगे। सुनाई देगा हमको साउंड, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एवरेज साउंड ही सुनाई देगा, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम साउंड ही हमको सुनाई देगा। ठीक है, चलिए केस 2 लेते हैं। ठीक है, केस 2 क्या होगा? केस 2 कि मान लीजिए कि अगर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 स्मॉल हुआ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या हुआ? स्मॉल हुआ। ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 स्मॉल हुआ, तो जो डेल्टा फाई है वो स्लोली वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि ए वाला टर्म जो है वो छोटा होगा, और छोटा इंटू टी लिख रहे हैं। हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, बताइए 2 इंटू टी सबसे ज्यादा फास्टली वेरी करेगा कि 100 इंटू टी सबसे ज्यादा फास्टली वेरी करेगा? तो आप लोग बोलिए ऑफकोर्स ए वाला जो है सबसे ज्यादा वेरी करेगा फास्टली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले टाइम 0 पे 0 होगा, फिर अगला में 100 होगा, फिर 200 होगा, फिर 300 होगा, फिर 400 होगा, इस तरह से।
लेकिन इसमें पहले 0 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, ये बहुत स्मॉल वेरिएशन कर रहा है, लेकिन ये कितना फास्टली कर रहा है। तो वही बात है कि यहाँ पर जितना कम रहेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 उतना स्लोली जो है हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा। तो डेल्टा फाई जो इस केस में कैसा वेरी करेगा, स्लोली वेरी करेगा, स्लोली वेरी, ठीक है, धीरे धीरे वेरी करेगा, ठीक है। और अगर ओमेगा डेल्टा फाई स्लोली वेरी करेगा, ठीक है, तो बताइए कि कॉस डेल्टा फाई भी स्लोली वेरी करेगा। तो यहां पर लिखेंगे कि कॉस डेल्टा फाई भी कैसे वेरी करेगा, स्लोली वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, स्लोली। और अगर कॉस डेल्टा फाई स्लोली वेरी करेगा, धीरे धीरे वेरी करेगा, तो आप लोग बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी भी जो है, नेट इंटेंसिटी, वो भी कैसे वेरी करेगा, स्लोली वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे वेरी करेगा। और इस केस में जो है, इस केस में हमारा ईयर जो है इस तरह के साउंड को ये डिटेक्ट कर पाएगा कि कब जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दिया और कब जो है हमको मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दिया, ठीक है ना। हम जो है इस तरह के साउंड को जो है हमारा ईयर जो है वो परसीव कर पाएगा, ये डिटेक्ट कर पाएगा कि कब जो है हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दिया और कब जो है हमको मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दिया, ठीक है। मतलब इस वेरिएशन को हम समझ सकते हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो यहां पर समझिएगा कि हमको जो है इंटेंसिटी कैसे मैक्सिमम मिनिमम पता चलेगा। तो cos डेल्टा फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो रेंज होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारा कितना, I1 प्लस I2 प्लस नहीं, मिनिमम पहले लिखते हैं। मिनिमम वैल्यू होगा cos डेल्टा फाई का -1, तो -1 होगा तो हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 से लेके मैक्सिमम होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1। मतलब हमारा ईयर जो है वो इस साउंड को जान पाएगा कि कब जो है मैक्सिमम हुआ और कब जो है क्या हुआ, मिनिमम, ठीक है ना। कब, जब उनके एंगुलर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जो है वो स्मॉल हो तब, ठीक है ना। मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 स्मॉल हो या कंपेरेबल हो, ठीक है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, तब बोल सकते हैं कि जब हमारा जो है ईयर उस साउंड को समझ पाएगा कि कब मैक्सिमम हुआ और कब मिनिमम, ठीक है। अच्छा, आगे चल के हम इसका एक नया नाम पढ़ेंगे कि अगर ओमेगा 2 और ओमेगा 1 काफी छोटा हुआ, डिफरेंस उनका काफी छोटा हुआ, ठीक है ना, तो आगे चल के हम नाम पढ़ेंगे कि ये जो साउंड है वो बीट साउंड कहलाता है, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ने वाले, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। इस तरह के जो साउंड होते हैं वो हमारा ईयर जो है परसीव कर पाता है कि कब मैक्सिमम हुआ और कब मिनिमम हुआ। अगर इस साउंड का डिफरेंस जो है, अगर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस वो 14 हर्ट्ज तक होगा, 14 हर्ट्ज तक होगा, तो हमको जो है इस इंटेंसिटी का वेरिएशन पता चल जाएगा कि कब मैक्सिमम हुआ और कब मिनिमम हुआ। लेकिन अगर 14 हर्ट्ज से ज़्यादा हुआ तब जो है हम उसके इंटेंसिटी का वेरिएशन को नहीं समझ पाएंगे और वो साउंड जो है हमको कंटिन्यूअसली सुनाई देगा, ठीक है ना। मैक्सिमम और मिनिमम सुनाई ही नहीं देगा, कंटिन्यूअसली सुनाई देगा, और वही कंटिन्यूअसली साउंड जो है हमारा एवरेज साउंड कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव बाय इनकोहेरेंट सोर्सेस। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे वेव ऑन स्ट्रिंग में, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव स्ट्रिंग के अंदर।
तो आपको हम बताए थे कि एक 2 ठो रस्सी था इस तरह से बांधा हुआ, ठीक है। एक वाला रस्सी था जिसका इनर्शिया ज्यादा था और एक वाला रस्सी था जिसका इनर्शिया क्या था, कम। और जो मोटा रस्सी था, मतलब जिसका इनर्शिया ज्यादा था, जो हेवी रस्सी था, उसके अंदर एक पल्स जनरेट किए थे और पल्स जो है आता है आता है आता है आता है आता है, और ये जो पतला रस्सी और मोटा रस्सी है उनके सरफेस के साथ क्या होता है, टकरा जाता है। देखो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे टकरा जाता है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे जो है ऑसिलेशन ऐसे करते हैं और वेव बनते 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 यहाँ पर आता है और टकरा जाता है। टकराने के बाद वो साउंड जो है एक रिफ्लेक्ट भी हो जाता था, रिफ्लेक्ट माने टकरा के उसी मीडियम में आ जाता था, और अगला साउंड जो है टकरा के अगला मीडियम में चला जाता था, ठीक है। तो इसको बोलते थे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, और दूसरा मीडियम में जो वेव चला जाता था उसको बोलते थे ट्रांसमिशन ऑफ वेव या रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ठीक है। यही कहानी लाइट के अंदर भी होता है। लाइट के सरफेस होता है ट्रांसपेरेंट, ऊपर से अगर लाइट इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, अगर सरफेस ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, प्योरली रिफ्लेक्टेड हुआ, तो पूरा का पूरा लाइट क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी मीडियम में जो है बाउंसिंग बैक कर देता है। लेकिन अगर उस सरफेस ट्रांसपेरेंट होता है तो लाइट ऊपर से आता है और टकरा के दूसरा मीडियम में चला जाता है, ठीक है। तो उसको ट्रांसमिशन बोलते थे या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते थे, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है हम पढ़े होंगे कि अगर एक पतला रस्सी था, एक मोटा रस्सी था, तो आने वाला जो इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड ए था, इसका ए था, तो जाता है जाता है जाता है, और इसके बहुत कम, मतलब बहुत पतला रस्सी के साथ अगर टकराता है जिसकी इनर्शिया बहुत ही काफी कम हो, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वही रह जाता है, मतलब ए एम्पलीट्यूड से जाता है तो वही एम्पलीट्यूड से पीछे आ जाता है। लेकिन ए वाला जो था, ए वाला एंड, ठीक है, ए वाला, और 2a एम्पलीट्यूड के साथ जो है, 2a एम्पलीट्यूड के साथ इसके अंदर वेव बनता है, ठीक है। लेकिन समझिए, अगर यही पतला रस्सी हो और एक मोटा रस्सी हो, इसके साथ बांध देते हैं, और अगर इसके अंदर इस तरह से वेव जाता है तो टकराने के बाद जो है वेव जो है गेट इन्वर्टेड, मतलब जाने वाला पल्स अगर ऊपर से हो, प्लस एम्पलीट्यूड हो, तो आने वाला पल्स जो है माइनस ए से, मतलब इन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्ट। तो वही बात है साउंड वेव के अंदर, ठीक है, कि किस तरह से जो है साउंड वेव वो किसी ऑर्गन पाइप के अंदर जाता है, साउंड अगर किसी अंदर ट्रेवल करता है तो किस तरह से टकरा के जो है आ जाता है, और किस तरह से टकराने के बाद जो है दूसरा मीडियम में चला जाता है, ठीक है। तो यही बात हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के। चलिए आराम से समझिएगा। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बाय क्लोज्ड इन, बाय क्लोज्ड इन। क्लोज्ड इन के द्वारा जो है साउंड का रिफ्लेक्शन हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से होता है। तो इस तरह से क्लोज्ड इन बना लीजिए, ठीक है। ऑफकोर्स एक जो है वुड का मटेरियल है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका ए वाला जो इंड है वो क्या है, क्लोज है, ठीक है। और यहां पर हमारा एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, समझ गया ना। यहां पे हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है, थोड़ा नजदीक बनाते हैं। अब हम क्या किए समझिएगा, हम जो है ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रोंग्स थे उसको हम वाइब्रेट किए। क्या किए, वाइब्रेट। वाइब्रेट करेंगे तो ट्यूनिंग फॉर्क से जो प्रोंग्स है इस तरह से वाइब्रेट होंगे। जब ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स इस तरह से वाइब्रेट होंगे तो इसके नजदीक जो भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, और वाइब्रेट करते 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 करते, ठीक है, साउंड इस तरह से आगे की तरफ ट्रैवल करेगा। अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट का अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकला है तो एक पार्टिकल कुछ इस तरह से ऑसिलेशन करेगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा इंसिडेंट रे प्लस रिफ्लेक्टेड रे। अब ऐसा क्यों लिखा, इसलिए ऐसा लिखें क्योंकि एक साउंड जो है जाएगा 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 इंसिडेंट वाला, और एक साउंड जाएगा 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 और इस सरफेस से टकरा के और एक यहाँ पर है। ए वाला साउंड होगा इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और टकरा के आने वाला होगा रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव। तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेव बताना है तो क्या करेंगे, दोनों का वेक्टर सम हम करेंगे, ठीक है, इस तरह से।
अब बात करते हैं इस पॉइंट, इस पॉइंट का क्या हुआ समझिए। इस वाला पॉइंट का हम देखना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। ए वाला तो पार्टिकल वहीं के वहीं है, ए वाला पार्टिकल तो क्लोज है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा क्योंकि इसका इनर्शिया बहुत ही क्या है, ज्यादा। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो है वो बांधा गया है फोर्स से, ठीक है, और ये मूव नहीं कर सकता। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब है कि इसके अंदर इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव का सम डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। मतलब इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट रेट बराबर माइनस डिस्प्लेसमेंट रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए है, इसका मतलब ए है कि अगर इस इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव इस पार्टिकल को, अगर इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव इस पार्टिकल को 2 मीटर आगे ले जाना चाह रही है, इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव इस पार्टिकल को 2 मीटर आगे ले जाना चाह रही है, इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव, तो वही कारण है कि रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव जो है वही पार्टिकल को 2 मीटर पीछे ले जाना चाह रही है। बताइए कि इस पार्टिकल को इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव 2 मीटर आगे ले जाना चाह रही है, तो बताइए इसी पार्टिकल को रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव पीछे ले जाना चाह रही है 2 मीटर। बताइए कि 2 मीटर आगे ले जाना चाह रही है, 2 मीटर पीछे ले जाना चाह रही है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है उस पार्टिकल का कितना होगा, 0। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना होगा, 0 होगा। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 है तो उसको बोलेंगे हम लोग नोड है। डिस्प्लेसमेंट का क्या है, नोड है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, नोड है। ठीक है, समझ गया ना। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का नोड है, इसका मतलब है कि इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव जो है वो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना का है, ऑफ कोर्स पाई का है। पाई का इसका मतलब है कि 2 मीटर जो है उस पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट, इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव आगे ले जाना चाह रहा है, इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव उस पार्टिकल को 2 मीटर आगे ले जाना चाह रहा है, तो रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव जो है पीछे ले जाना चाह रहा है। मतलब उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना का है, ऑफ कोर्स पाई का है। ठीक है, ऑफ कोर्स कितना का है, पाई का। तो इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव हैव फेज डिफरेंस ऑफ फेज डिफरेंस ऑफ समझ गए ना। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना का है, ऑफ कोर्स पाई का है। ठीक है ना, पाई का है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फेज डिफरेंस जिसका पाई का होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तो वो जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कि यहाँ पे जो पार्टिकल पे इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव है, वो दोनों कैसे इंटरफेयर किए हैं, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किए। यहाँ पे लिख रहे हैं इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव are interfered or destructively interfere। ठीक है, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फेज डिफरेंस पाई का है, इसका मतलब है कि इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव जो है आर आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ क्या है, फेज। आउट ऑफ फेज जो है बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है ना, आउट ऑफ फेज का मतलब कि उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना का है, ऑफ कोर्स पाई का है। या ऐसे बोल सकते हैं कि इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव जो है वो कैसे इंटरफियर किए हैं, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर किए। समझ में आया, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब एक बात बताइए कि यहां पर एक बात के लिए हम श्योर हैं, एक बात के लिए श्योर है। क्या श्योर है कि अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड है, अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड है, तो आप बताइए कि प्रेशर, इक्सित प्रेशर का क्या होना चाहिए, एंटी नोड होना चाहिए। क्योंकि प्रेशर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा 90 डिग्री क्या होता है, आगे होता है। तो अगर इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा तो आप बता सकते हैं कि प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर का एंटी नोड, एंटी नोड। ठीक है, अपोज कौन सा प्रेशर का, एक्सेस प्रेशर का। ठीक है ना, यहां पे एक्सेस प्रेशर का क्या होगा, अपोज एंटी नोड होगा। एंटी नोड का मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव,
इंसिडेंट प्रेशर वेव एंड रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव हैज नो फेज डिफरेंस, उनके बीच में किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं होगा, फेज डिफरेंस जीरो होगा। फेज डिफरेंस जीरो होगा ऐसे बोल सकते हैं कि इंसिडेंट प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट प्रेशर वेव जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किए। इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंसिडेंट प्रेशर वेव एंड रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव आर इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली, ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है, कंस्ट्रक्टिवली, समझ गया ना। इस पॉइंट पे इंसिडेंट प्रेशर वेव ठीक है और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव जो है इस पॉइंट पे वो कैसे इंटरफेयर किए हैं, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किए हैं। और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किए हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इंसिडेंट प्रेशर वेव 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तो होगा क्या, दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक है, और दोनों जो है 3 और 2 मिलके 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव जो है आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब जिसके बीच में फेज डिफरेंस जीरो का हो तो उसको बोलते हैं सेम फेज में। अगर ए भी जीरो है तो ए भी जीरो है, अगर ए भी 2 पाई है तो ए भी 2 पाई है, ए 4 पाई है तो ए भी 4 पाई है, समझ गया ना। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर इंसिडेंट प्रेशर वेव में आने वाला जो प्रेशर हो कंप्रेशन का पल्स हुआ, अगर इंसिडेंट प्रेशर वेव में आने वाला जो पल्स हुआ वो कंप्रेसर का हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद जो जाने वाला पल्स होगा वो भी किसका होगा, ऑफ कोर्स कंप्रेशन का ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए कि इस तरह का अगर हुआ, इस तरह का हुआ कि अगर मान लीजिए कि यहां पे क्लोज इट है, ठीक है ना, अगर जाने वाला पल्स जो हुआ वो कंप्रेशन का हुआ, इंसिडेंट प्रेशर वेव किसका हुआ, कंप्रेशन का। कंप्रेशन का पल्स में एक्सेस प्रेशर कितना होता है, P प्लस P, ठीक है। तो जाने वाला टकरा के जाने वाला जो पल्स होगा ऑफ कोर्स कंप्रेशन का ही होगा, जाने वाला रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव जो होगा वो भी किसका होगा, कंप्रेशन होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना का है, जीरो का है, और सेम फेज में, जिस फेज में ये जाएगा उसी फेज में टकरा के आएगा। तो यहाँ पर भी प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो नेट प्रेशर जो होगा, नेट प्रेशर वो कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 2P नोट, समझ गया ना। मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर का क्या हो गया, एंटी नोड हो गया, इस पॉइंट पे प्रेशर का क्या हो गया, एंटी नोड, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, तो आप लोग बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, नोड हो गया, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यही बात है कि अगर यही ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप, अगर जाने वाला पल्स अगर रेयर फ्रैक्शन का हुआ, रेयर फ्रैक्शन का याद है, रेयर फ्रैक्शन का पल्स के अंदर जो डेंसिटी होती थी पार्टिकल की कम हो जाती थी, तो यहाँ पे प्रेशर -P नोड है, ठीक है। तो इंसिडेंट प्रेशर वेव जाने वाला रेयर फ्रैक्शन का हुआ तो टकरा के भी आने वाला जो पल्स होगा वो किसका होगा, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव भी किसका होगा, ऑफ कोर्स रेयर फ्रैक्शन का ही होगा, सेम फेज में होंगे, और ये भी कितना हो जाएगा, -P नोड। तो नेट प्रेशर वेव का बात करते हैं, नेट प्रेशर वेव यहाँ हो जाएगा -P नोड, कितना हो जाएगा, -2P नोड। ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट नेट कितना होगा, 0, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। ये होता है हमारा क्लोज्ड एंड के अंदर जो है किसका, साउंड का रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा सेकंड नंबर, बाय ओपन इंड, बाय ओपन इंड, ओपन इंड के द्वारा जो है साउंड का हम रिफ्लेक्शन देखने वाले, कोई बात नहीं, समझिए। यहां पर इस तरह का कोई ओपन इंड है,
इस तरह ओपन इंड है, दोनों तरफ से ओपन है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉक है जो जिसके प्रॉन्ग्स इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा तो हम इस बात से तो बिल्कुल श्योर हैं कि साउंड जो है जाएगा और हमको कुछ समय के बाद फिर से यहाँ पे कुछ ना कुछ साउंड सुनाई देगा, कुछ ना कुछ जो है इस साउंड हमको सुनाई देगा। इस बात से तो हम बिल्कुल श्योर हैं। आप लोग श्योर हैं? आप देखे होंगे कि कोई भी चीज जो होता है ओपन भी रहता है, मान लीजिए कि पूल, ये सब देखे होंगे, पूल के अंदर कोई चिल्लाता है ऐसे, ठीक है ना, तो कुछ साउंड जो है हमको सुनाई देता है, रिफ्लेक्ट। तो वही बात यहाँ पर भी है कि अगर जो है यहाँ से जाने वाला जो साउंड होगा ऐसे कुछ जो है जरूर रिफ्लेक्ट होके आएगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा, समझ गया ना? रिफ्लेक्ट होके क्या होगा? आएगा। अब बात है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो हम बात है कि दो पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, एक पार्टिकल ए और एक पार्टिकल ए, ठीक है ना? एक पार्टिकल ए और एक पार्टिकल ए, ये दोनों पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें। देखिए यहां पर ये जो पार्टिकल है ए वाला, इसके अंदर जो एयर का पार्टिकल है जो क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर है, और यहाँ पे जो पार्टिकल है जो क्लोज ऑर्गन पाइप के जस्ट सरफेस पे बाहर है, इसमें क्या डिफरेंस है आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो इस पार्टिकल पे, एयर के पार्टिकल पे, तो आसपास के जो एयर के पार्टिकल है वो इस पे क्या लगाएंगे? फोर्स, इस तरह अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, इस तरह से। उस फोर्स का आप लोग नाम जानते ही होंगे। जो सेम तरह के पार्टिकल जो है वो एक पार्टिकल पे जो फोर्स लगाते हैं उसको एडहेसिव कोहेसिव फोर्स बोला जाता है, और जो डिफरेंट तरह के पार्टिकल जो है उस पे फोर्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या? एडहेसिव फोर्स। लेकिन यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल से वो तो फोर्स लगाएंगे ही, लेकिन ध्यान से देखिए कि इसके चारों तरफ जो ऑर्गन पाइप के जो दीवार है उसके भी पार्टिकल जो है इसको अपने तरफ क्या करेगा? फोर्स अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना? मतलब इस पार्टिकल पे जो है वो एयर के पार्टिकल के अलावा अन्य पार्टिकल भी जो है इस पे क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। अन्य पार्टिकल का मतलब जो ऑर्गन पाइप के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी जो है इस पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। इस तरह का जो पार्टिकल पे फोर्स लगता है उसका नाम होता है, आप लोग जानते होंगे, एडहेसिव फोर्स। क्या होगा? एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना? इस पार्टिकल का नाम होगा, इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के द्वारा अन्य तरह के मॉलिक्यूल्स भी जो है इस पे फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स का नाम क्या होता है? ऑफ कोर्स एडहेसिव फोर्स होता है। लेकिन एक बात सुनिए, ध्यान से देखिए कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका इनर्शिया क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। इनर्शिया बहुत ही क्या होगा? ज्यादा। इनर्शिया इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के छोड़कर बाकी सब पार्टिकल्स भी हैं वो भी जो है इस पार्टिकल को पकड़ के रखे, ठीक है ना? तो इनर्शिया बहुत ही ज्यादा होगा, और इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा तो इट इज वेरी टू मूव टफ, टफ टू, मतलब इसको मूव कराना जो है बहुत ही क्या होगा? टफ, ठीक है? इसको मूव कराना क्या होगा? टफ। लेकिन इस वाले पार्टिकल्स पे देखिए, इस वाले पार्टिकल्स पे, इस वाले पार्टिकल्स पे सिर्फ और सिर्फ यहां पर बना है। इस वाले पार्टिकल्स पे सिर्फ और सिर्फ एयर के पार्टिकल जो हैं वही क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं चारों तरफ से। इस पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ एयर के पार्टिकल जो है वही सिर्फ क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का पार्टिकल इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है। सेम तरह के जो मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाते हैं अट्रैक्शन का, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या नाम देते हैं? कोहेसिव फोर्स। मतलब इन पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है चारों तरफ के जो पार्टिकल के द्वारा, वो कौन सा फोर्स है? ऑफ कोर्स कोहेसिव फोर्स है। और ये फोर्स जो है इसका इनर्शिया ऑफ कोर्स कम होगा। इनर्शिया कम होगा इसका मतलब है इट हैज लो इनर्शिया, इट हैज लो इनर्शिया। और अगर इसका इनर्शिया कम हुआ तो इसको मूव कराना बहुत ही आसान होगा। तो इसको जो है मूव कराना क्या होता है? इजी टू मूव कराना जो है इस पार्टिकल को क्या होता है? आसान होता है। इसको हम जो है आसानी से मूव करा सकते हैं, जबकि इसके कंपेयरिंग में इसको आसानी से मूव करा सकते हैं, इसको जो है आसानी से मूव नहीं करा सकते। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे
वो काफी टफ पार्टिकल हो गए, इनर्शिया उनका ज्यादा होगा, और ए वाला पार्टिकल जो है उसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। ए वाला पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पे क्या कर सकता है, बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है ऐसे, लेकिन ए वाला पार्टिकल उतना ज्यादा मूव नहीं कर सकता इसके कंपेरिजन में। अब बताइए कि कुछ साउंड जो है आएगा आएगा आएगा, और कुछ साउंड इस सारे पार्टिकल्स के जो अंदर वाले पार्टिकल्स है इस ऑर्गन पाइप के, उसे टकरा के लौट के आएगा, और वही साउंड हमको यहाँ पे सुनाई देगा। समझ गए ना, वही साउंड जो है सुनाई देगा। ओपन ही रहे क्यों ना, ओपन ही रहेगा तो हमको लगता है कि सारा साउंड बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ साउंड हमको सुनाई देता है। तो उसका रीजन यही है कि इन सारे जो पार्टिकल्स हैं इनक्लोज ऑर्गन पाइप के बीच में, ऑर्गन पाइप के बीच में, उन सारे एयर पार्टिकल के साथ टकरा टकरा के क्या हो जाता है, साउंड थोड़ा मोड़ा लौट जाता है। लौट इसलिए जाता है क्योंकि इन पार्टिकल को मूव कराना थोड़ा सा क्या है, टफ है, इनकी इनर्शिया क्या है, ज्यादा है इसके कंपेयरिंग में। बताइए कि इस वाले पार्टिकल को मूव कराना आसान है, मूव कराना क्या है, आसान है, ये आराम से वाइब्रेट करेगा। समझ गया ना, मतलब ए वाला पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट तो लिखेंगे इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट प्लस रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए कि आने वाला वेव जो है इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव, अगर इस पार्टिकल को जो है वो 2 मीटर आगे ले जाना चाहा, 2 मिलीमीटर आगे ले जाना चाहा, तो रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव भी जो है इस पार्टिकल को 2 मीटर कहां ले जाना चाहेगा, आगे ही ले जाना चाहेगा, और 2 मिलीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर मिलकर क्या बन जाएगा, 4 मिलीमीटर, और एक पार्टिकल जो है 4 मिलीमीटर के साथ जो है इस तरह का ऑसिलेट करेगा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का नोड नहीं, एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एंटी नोड। इस वाले पार्टिकल के पास जो है डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, ऑफ कोर्स एंटी नोड होगा। क्यों, क्योंकि इस वाले पार्टिकल जो है मूव कर सकता है, फ्री है मूव करने में, और मूव कर सकता है तो इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसका क्या होगा, मैक्सिमा होगा, एंटी नोड होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी कि इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव आर इन सेम फेज। ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव जो होंगे वो किस में होंगे, ऑफ कोर्स सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे। इसका बात एक और बात कर सकते हैं कि इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव जो है यहाँ पे वो कैसे इंटरफेयर करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली कि डिस्ट्रक्टिवली, तो आप लोग बोलिएगा ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टिवली। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव आर इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। कैसे इंटरफेयर करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। क्लियर हुआ, इस तरह से, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, डिस्प्लेसमेंट का क्या है इस पॉइंट पे, एंटी नोड, तो ऑफ कोर्स प्रेशर क्या होगा, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का लोड होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री क्या होता है, आगे होता है। तो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है तो यहाँ पे प्रेशर का, सॉरी, एक्सेस प्रेशर का क्या होगा, ऑफ कोर्स नोड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर का क्या होगा बाबू, एक्सेस प्रेशर का नोड, एक्सेस प्रेशर का क्या होगा, नोड। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि इंसिडेंट प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट प्रेशर वेव, रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव, इंसिडेंट प्रेशर वेव एंड रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव आर आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इंसिडेंट प्रेशर वेव इस पार्टिकल को 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मैंने एक्सेस प्रेशर यहाँ पर, तो रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव जो होगा होगा -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जाने वाला पल्स अगर कंप्रेशन का हुआ तो आने वाला पल्स कैसा होगा, रिफ्लेक्शन का, और दोनों ऐड होके माने प्लस पी नोट और माइनस पी नोट मिलकर कितना बन जाएगा, 0। 0 होगा तो यहाँ पे प्रेशर का क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स नोट हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, ऐसे ही बोल सकते हैं, समझ गए। इसका मतलब है कि इंसिडेंट प्रेशर वेव एंड रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव आर इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली कि डिस्ट्रक्टिवली, ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्टिवली, डिस्ट्रक्टिवली, ठीक है, डिस्ट्रक्टिवली, समझ गए ना। तो इंसिडेंट प्रेशर वेव एंड डिस्ट्रक्टिव, इंसिडेंट प्रेशर वेव एंड रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव जो है वो कैसे यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे
ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है, ऐसे जो है हमारा ओपन ऑर्गन पाइप है, और अगर जाने वाला पल्स अगर कंप्रेशन का हुआ, इंसिडेंट प्रेशर वेव जो है वो कंप्रेशन का हुआ, कंप्रेशन में प्रेशर कितना होता है प्लस P0, तो रिफ्लेक्ट होकर जाने वाला जो पल्स होगा ऑफकोर्स किसका होगा, रेयर फ्रैक्शन का होगा, ठीक है। पल्स एक कंप्रेशन का है तो जाने वाला पल्स कैसा होगा, ऑफकोर्स रेयर फ्रैक्शन का होगा। रेयर फ्रैक्शन का होगा तो बताइए यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा -P0, तो इस पॉइंट पे जो नेट प्रेशर होगा, नेट प्रेशर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट का वहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर क्या होगा एंटी नोट होगा, समझ गए ना, डिस्प्लेसमेंट का वहां पे क्या होगा एंटी नोट होगा, लेकिन एक्सेस प्रेशर का यहाँ पर क्या होगा कोस नोट होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऑर्गन पाइप है, अगर जाने वाला पल्स जो है इंसिडेंट प्रेशर वेव वो रेयर फ्रैक्शन का हुआ, तो टकरा के आने वाला जो पल्स होगा वो आपका कैसा होगा, कंप्रेशन का होगा, कंप्रेशन का होगा, इसका प्रेशर -P0 और इसका प्लस प्रेशर +P0, फिर से इसका नेट प्रेशर इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, नेट प्रेशर कितना हो गया 0, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्लोज इंड के द्वारा और ओपन इंड के द्वारा क्या होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव क्या होता है, ऑफकोर्स हम लोग स्टैंडिंग वेव पढ़े थे, तो उसमें पढ़ा गया था कि 200 ट्रांसवर्स वेव जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम एम्पलीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में 200 जो है ट्रेवल करते हैं, तो रिजल्टेंट जो वेव था वो क्या कहलाया था, स्टैंडिंग वेव कहलाया था। तो उसी तरह यहाँ पर जो है 2 प्रेशर वेव जो है, 2 प्रेशर वेव जिसका प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में आके ट्रेवल करते हैं, तो नेट प्रेशर जो होता है वो जो है क्या बनाता है, हमारा स्टैंडिंग वेव बनाता है। स्टैंडिंग वेव का मतलब ये भी है कि एनर्जी क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल के अंदर किसका स्टैंडिंग वेव बनेगा, आपको साउंड का स्टैंडिंग वेव बनेगा, ठीक है ना, साउंड का स्टैंडिंग वेव बनेगा। ट्रांसफर स्टैंडिंग वेव में स्ट्रिंग का स्टैंडिंग वेव बना था, जिसमें इस तरह से जो है स्ट्रिंग इस तरह से वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है साउंड जो है इस तरह से इन्हीं के 2 नोट के बीच में वाइब्रेट करेंगे और उनका एनर्जी क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए कि इधर से एक प्रेशर वेव है आ रहा है, इधर से एक साउंड आ रहा है जिसका प्रेशर इंसिडेंट प्रेशर वेव इस तरह से दिया है, P0 sin ओमेगा t माइनस kx। इधर से आने वाला साउंड का प्रेशर वेव का इक्वेशन दिया है P0 sin ओमेगा t माइनस kx, और उसी तरह इधर से आने वाला जो साउंड है उनका इक्वेशन दिया है रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव का, सॉरी इधर से आने वाला P2, ये P1 है अभी P2, ये हमारा P0 sin ओमेगा t, ये जा रहा है आगे तो -kx, इधर आ रहा है तो +kx, ठीक है। ये दोनों जो है वो इंटरफेयर की, तो नेट प्रेशर क्या होगा, तो आप लोग बोल रहे होंगे नेट प्रेशर होगा P1 प्लस P2, नेट प्रेशर P1 प्लस क्या होगा P2, कोस P1 प्लस P2 होगा। P1 है हमारा P0 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस P2 भी कितना है, ऑफ कोर्स P0 sin ओमेगा t माइनस kx, नहीं प्लस kx, ठीक है। तो यहाँ पे नेट प्रेशर जो होगा हो जाएगा P0 इंटू साइन ओमेगा t माइनस kx और प्लस साइन ओमेगा t प्लस kx, ठीक है, यही बनेगा। अब बताइए कि साइन c प्लस साइन d, सबको फॉर्मूला याद करवाए होंगे, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2
इंटू साइन सी माइनस डी बाई, इस सबको जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी माइनस, ओ सॉरी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद करा चुके हैं, बहुत बार यूज होता है। तो वही बात है, यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, पी नोट इंटू साइन सी प्लस साइन डी, जहाँ सी के जगह पे है ओमेगा टी माइनस के एक्स और डी के जगह पे ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो लिखिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सॉरी कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है ओमेगा 2 माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स बाई, और ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे देखिए कि ये कटने वाला है, माइनस ओमेगा टी से माइनस ओमेगा टी कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा माइनस के एक्स से प्लस के एक्स कैंसिल, तो पी नेट हो गया मेरे पास कितना, पी नोट 2, तो 2 पी नोट इंटू देखिए माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस माइनस के एक्स, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो वहां पर बन जाएगा हमारा कॉस के एक्स। ठीक है, इंटू साइन ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा टी, ये बन गया अंदर साइन ओमेगा। ये जो है हमारा नेट प्रेशर वेव का क्या आ गया इक्वेशन आ गया, नेट प्रेशर वेव का क्या आ गया इक्वेशन, जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए वाला टर्म जो है, ए वाला टर्म वो एम्पलीट्यूड है, क्या है वाला टर्म एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड जो है वो एक्स के साथ का मतलब पोजीशन के साथ चेंज होगा। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव के अंदर जो है हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा अलग रहेगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड अलग अलग रहेगा। ठीक है ना, जैसे समझाते हैं आपको, समझिएगा। यहाँ पे जो प्रेशर वेव का जो एम्पलीट्यूड बना पी डैश, वो बना 2 पी नोट कॉस ए इंटू, ठीक है, ये बना, ये है हमारा प्रेशर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। और ये प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, पी डैश जो है चेंजेस विथ पोजीशन, चेंजेस विथ पोजीशन, पोजीशन के साथ क्या होगा चेंज होगा। ठीक है, अच्छी बात है, समझ गया ना। आगे चलते हैं। अगर आपको बोला जाए कि बताइए कहां कहां पर जो है वो प्रेशर का एंटी नोड होगा, बताइए वो पोजीशन जहां पे प्रेशर का क्या होगा एंटी नोड होगा, बता देंगे, बता देंगे। प्रेशर का हमको चाहिए एंटी नोड, प्रेशर का चाहिए क्या हमको एंटी नोड। प्रेशर का एंटी नोड इसका मतलब क्या था, जहां पे प्रेशर का एंटी नोड था वहां पे डिस्प्लेसमेंट का क्या था, डिस्प्लेसमेंट का नोड था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेव का क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड चाहिए। जहां पे प्रेशर का एंटी नोड बनेगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का क्या बनेगा नोड बनेगा। पिछला वीडियो पिछला कुछ 10 मिनट पहले आपको बता चुके हैं। तो बताइए यहाँ पर कि अगर प्रेशर का एंटी नोड चाहिए, प्रेशर का एंटी नोड चाहिए, माने प्रेशर क्या होना चाहिए मैक्सिमम, प्रेशर क्या होना चाहिए मैक्सिमम, माने इंसिडेंट प्रेशर वेव एंड रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव आर इंटरफेयरिंग कंस्ट्रक्टिवली। कैसे इंटरफेयर करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तभी तो प्रेशर का क्या बनेगा ऑफ कोर्स एंटी नोड बनेगा। समझ गया ना, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होना चाहिए पी डैश वो दिया हुआ है 2 पी नोट कॉस के इंटू एक्स। अब बताइए प्रेशर मैक्सिमम चाहिए, एंटी नोड चाहिए, मैंने प्रेशर मैक्सिमम चाहिए, तो पी डैश जो है वो क्या होना चाहिए 2 पी नोट के बराबर। ठीक है ना, 2 पी नोट के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, इक्वल टू 2 पी नोट। अच्छा प्लस माइनस मैक्सिमम प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड आया वो कितना था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो पी डैश है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ऑफ कोर्स इसका वैल्यू होता है -1 से 1 तक वेरी करेगा, तो प्रेशर करेगा -2 पी नोट से लेके +2 पी नोट। लेकिन ध्यान से सुनिए यहाँ पर कि -2 पी नोट जो है एक कंप्रेशन का पल्स
रेयर फ्रैक्शन का पल्स को बता रहा है, और प्लस 2 पी नोट जो है कंप्रेशन के पल्स को बना रहा है। मतलब ए जो है दोनों तो प्रेशर मैक्सिमम ही है, प्रेशर का दोनों पे एंटी नोड ही है, मिनिमम प्रेशर जो है इसके बीच में 0 होगा। मिनिमम प्रेशर क्या होगा? 0। मिनिमम प्रेशर जो है क्या होगा हमारा? 0। और -2 पी नोट और +2 पी नोट पे जो है प्रेशर का क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा। और 0 पे प्रेशर का क्या बनेगा? अपोज नोड बनेगा। तो यहाँ पर हम प्रेशर की जगह +-2 पी नोट लिख लिए, और 2 पी नोट कॉस के इनटू एक्स। बताइए 2 पी नोट से +-1 बार में कैंसिल, तो कॉस के एक्स का वैल्यू आ गया +-। कॉस थीटा +-1 कब होता है? आप लोग बोलिएगा कि कॉस के एक्स जो है, देखिए आपको बताते हैं, कॉस थीटा जो है 1 होता है जब थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। और कॉस थीटा जो है -1 होता है जब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और ये दोनों कंबाइन करके अगर बोलना है, कंबाइन करके, तो आपको जो है थीटा को n पाई बोलना चाहिए, जब cos थीटा +1 भी होगा और -1 भी होगा। तो इसलिए यहाँ पर थीटा जो होना चाहिए kx, वो किसके बराबर होना चाहिए? n पाई। अगर n अगर इवन नंबर हुआ, n अगर इवन नंबर हुआ, तो cos इवन नंबर मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा? 1। माने cos 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई वैल्यू कितना होगा? 1। लेकिन अगर n ऑड नंबर हुआ, ऑड नंबर माने 1 हुआ 3 हुआ 5 हुआ 7 हुआ, तो सब पे वैल्यू कितना आएगा? -। ठीक है, ये होना चाहिए। तो यहाँ से हमको पता चल गया x = n पाई बाई k, n पाई बाई k पता चल गया। ए वो पोजीशन है जहां पे प्रेशर का क्या मिलेगा? प्रेशर का एंटी नोड मिलेगा। प्रेशर का एंटी नोड मिलेगा, इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेव का क्या मिलेगा बच्चे? नोड मिलेगा। ठीक है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलेगा? पाई बाई के मिलेगा, फिर पाई बाई 2k मिलेगा, फिर पाई बाई नहीं 2 पाई बाई 2k मिलेगा, फिर 3 पाई बाई k मिलेगा, फिर 4 पाई बाई k मिलेगा। समझ गया ना? इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x = n पाई बाई k की जगह पे लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा। पाई से पाई कैंसिल, और हमारे पास आ गया n लैम्डा बाई 2। ये वो पोजीशन है जहां पे प्रेशर का क्या मिलेगा? एंटी नोड मिलेगा, या डिस्प्लेसमेंट का मिलेगा नोड, प्रेशर का मिलेगा एंटी नोड। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। इस तरह से इन सारे पोजीशन पे हमको प्रेशर का क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स एंटी नोड मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला है हमको प्रेशर का नोड चाहिए। प्रेशर का चाहिए हमको नोड, कोई बात नहीं, प्रेशर का नोड चाहिए तो बता देंगे। प्रेशर का चाहिए हमको नोड चाहिए। प्रेशर का नोड चाहिए तो क्या दिक्कत है? बता देंगे। प्रेशर का नोड चाहिए तो रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? 0। पीडेस का वैल्यू क्या है? पीडेस का वैल्यू है, प्रेशर का नोड का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेव का क्या होना चाहिए? एंटी नोड होना चाहिए। ठीक है ना। प्रेशर का नोड है तो बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेव का क्या होना चाहिए? एंटी नोड होना चाहिए। मतलब इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना चाहिए। बताइए पीडेस, पीडेस कितना है? cos 2 p नोड into cos kx इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो बताइए यहाँ पे कि 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा cos kx बराबर 0। तो cos थीटा 0 कब होता है? cos थीटा 0 तब होता है जब थीटा, cos थीटा बराबर 0 तब होता है जब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या हो? पाई बाई 2। तो cos kx 0 तब होगा जब kx का वैल्यू जो है वो 2n+1 इंटू पाई बाई क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए कि x का वैल्यू आ गया 2n+1 इंटू पाई बाई 2k। एक वो पोजीशन है जहां पे प्रेशर का क्या मिलेगा? नोड मिलेगा। प्रेशर का नोड मिलेगा, इसका ये भी अर्थ है कि डिस्प्लेसमेंट का क्या मिलेगा? एंटी नोड मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब बताइए कि कहां कहां पे जो है डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड मिलेगा, बता सकते हैं? आप क्या कीजिए कि n का वैल्यू 0 रखिए,
जीरो रखेंगे तो कितना बनेगा, ऑफ कोर्स पाई बाई 2 के मिलेगा। फिर n का वैल्यू 1 रखिए तो 3 पाई बाई 2 के मिलेगा, ठीक है। फिर 5 पाई बाई 2 के मिलेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के मिलेगा, 7 पाई बाई 2 के मिलेगा, 9 पाई बाई 2 के मिलेगा। इस सारे जो पोजीशंस हैं उन पे जो है हमको डिस्प्लेसमेंट का क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा और प्रेशर का नोड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 इंटू के जगह पे लिखते हैं हम 2 पाई बाई लेमडा। देखिए ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, लेमडा ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा 2n+1 इंटू लेमडा बाई 4। ये भी लिख सकते हैं। ये सारे पोजीशंस है जहां पे जो है हमको प्रेशर का नोड मिलेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेमडा बाई 4 पे, 3 लेमडा बाई 4 पे, 5 लेमडा बाई 4 पे, 7 लेमडा बाई 4 पे, इन सारे पोजीशन पे जो है हमको क्या मिलेगा, प्रेशर का नोड मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर हो गया ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लिखिएगा, जो काम का चीज है। हमको पता चल गया पहला नंबर पॉइंट, पोजीशन ऑफ नोड्स, प्रेशर नोड्स, पोजीशन ऑफ प्रेशर। तो अभी बता दिए पोजीशन ऑफ प्रेशर नोड्स क्या था। पोजीशन ऑफ प्रेशर नोड था x इक्वल टू क्या था, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई, ऐसे था, ठीक है। दूसरा पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, प्रेशर एंटी नोड, सॉरी, पोजीशन ऑफ प्रेशर एंटी नोड्स, वो क्या था हमारा, वो था हमारा x इक्वल टू क्या था, n लेमडा बाई 2 था। पिछले जो वीडियो में हम पिछले कुछ 1 से 2 मिनट पहले हम बताए होंगे वो चीज, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा नंबर पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive प्रेशर नोड्स इज लेमडा बाई 2 ठो कंसेक्यूटिव प्रेशर नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, लेमडा बाई 2 का होगा। आपको विश्वास नहीं है तो इसको ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा लेमडा बाई 4, फिर 3 लेमडा बाई 4, फिर 5 लेमडा बाई 4, फिर 7 लेमडा बाई 4, ठीक है ना, इस तरह का बहुत सारा। और इसको ओपन कीजिएगा तो आएगा लेमडा बाई 2, पहले 0 आएगा, फिर कितना आएगा 2 लेमडा बाई 2 आएगा, लेमडा बाई 2 आएगा, फिर 2 लेमडा बाई 2 आएगा, फिर 3 लेमडा बाई 2 आएगा, फिर 4 लेमडा बाई 2 आएगा, इस तरह से सो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 ठो कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, ठीक है, 2 ठो कंसेक्यूटिव प्रेशर नोड्स के बीच का गैप जो होगा लेमडा बाई 2 का होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। नोड्स का पोजीशन कहाँ पे था, लेमडा बाई 4 और 3 लेमडा बाई 4। तो पहला अगर नोड्स यहाँ पर है लेमडा बाई 4 प्रेशर का नोड है, और यहाँ पर भी प्रेशर का नोड है, उसके बीच में 3 लेमडा बाई 4 का गैप है, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस जो है कितना का होगा, तो ऑफकोर्स इसको 3 लेमडा बाई 4 में से लेमडा बाई 4 घटा देंगे तो आएगा 2 लेमडा बाई 4, मतलब लेमडा बाई, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 ठो प्रेशर के नोड के बीच का गैप जो होगा कंसेक्यूटिव, लगातार 2 ठो प्रेशर के नोड के बीच का गैप होगा, हमारा कितना का होगा, लेमडा बाई 4 का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्रेशर एंटी नोड्स, इज ऑल्सो लेमडा बाई 2। 2 ठो प्रेशर के एंटी नोड के बीच का डिफरेंस जो है कंसेक्यूटिव प्रेशर एंटी नोड्स के बीच के डिस्टेंस, वो भी कितना का होगा, आपको लेमडा बाई 2 का। देख लीजिए कैसे, अभी बताते हैं। देखिए प्रेशर का एंटी नोड इस पे मिल रहा है, पहला जो है हमको 0 पे मिल रहा है प्रेशर का एंटी नोड, और दूसरा मिल रहा है लेमडा बाई 2 पे प्रेशर का एंटी नोड।
अगर इसको घटाएंगे लेमडा बाई 2 माइनस 0 तो ऑफकोर्स लेमडा बाई कितना आएगा 2। तो याद रखिएगा कि दो ठो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस और दो ठो कंसेक्यूटिव प्रेशर के एंटी नोड्स का डिस्टेंस जो है वो हमेशा लेमडा बाई 2 के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट है, यहां पे लिखते हैं ऊपर। पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है कि द डिस्टेंस बिटवीन consecutive nodes and consecutive nodes and एक पॉइंट लिखिए, उसके बाद हम इस पॉइंट को समझाएंगे। पहले इस पॉइंट लिखिए, a nodes is will be lie between, यहां पे नोड का मतलब प्रेशर का नोड, ठीक है ना, will be lie between two प्रेशर एंटी नोड्स, और ऑफकोर्स कंसेक्यूटिव, टू कंसेक्यूटिव क्या लगा लीजिएगा, प्रेशर एंटी नोड्स। समझ गए? दो ठो प्रेशर एंटी नोड्स के, लगातार दो ठो प्रेशर एंटी नोड्स के बीच में एक नोड्स लाई करेगा। विश्वास नहीं तो देख लीजिए, यहां पर 0 पे लेमडा बाई 2 पे, यहां पे प्रेशर का क्या था, ऑफकोर्स प्रेशर का नोड था, ठीक है, क्या था, प्रेशर का नोड था। प्रेशर का क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पे प्रेशर का था हमारा एंटी नोड, फिर लेमडा बाई 2 पे भी क्या था, प्रेशर का एंटी नोड, सॉरी, ठीक है ना। और याद कीजिए कि इसके बीच में एक लाई करेगा लेमडा बाई 4। लेमडा बाई 4 जो था वहां पे प्रेशर का क्या था, हमको नोड था। यहां पे प्रेशर का नोड है, जबकि दो ठो एंटी नोड के बीच में क्या लाई कर रहा है, नोड लाई कर रहा है, ठीक है। उसी तरह लेमडा बाई 2 के बाद क्या था, लेमडा, उसके बीच में था 3 लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, लेमडा पे था हमारा नोड, सॉरी एंटी नोड, लेमडा पे एंटी नोड था, और 3 लेमडा बाई 4 पे क्या था, प्रेशर का नोड था। तो हमको दिख गया है कि दो ठो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में एक एंटी नोड लाई करेगा, और दो ठो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच में एक नोड लाई करेगा। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, देयर इज, या लिखिएगा ए एंटी नोड, ऑफकोर्स किसका, प्रेशर का, प्रेशर एंटी नोड विल बी लाई बिटवीन टू consecutive प्रेशर नोड्स। समझ गया ना? दो ठो प्रेशर नोड्स के बीच में जो है, देखिए प्रेशर का नोड 3 लेमडा बाई 4 पे है, लेमडा बाई 4 पे एक प्रेशर का नोड है, उसके बीच में जो है एक लेमडा बाई 2 जो एंटी नोड लाई करेगा। तो ये था हमारा, ठीक है। अगला पॉइंट भी लिखिएगा इस तरह से, अगला पॉइंट भी लिखिएगा, 5वां पॉइंट है ना, 6 था। The either side of pressure nodes of particles are in, ऐसे लिखेगा, will be in opposite phase, अपोजिट फेज का मतलब
कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेशर का क्या है, एंटी नोड है, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर का क्या है, एंटी नोड है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर का क्या है, नोड्स है। दो ठो एंटी नोड्स के बीच में जो है एक नोड फ्लाई करता है। तो हम बता रहे हैं कि नोड्स के अगल बगल वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो अपोजिट फेज में होंगे। अपोजिट फेज का मतलब कि अगर ए वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ, इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, इसके इधर साइड वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ मीडियम पार्टिकल का, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला जो मीडियम पार्टिकल होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इधर होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो नोड्स के अगल बगल वाले जो साइड्स होते हैं उसके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है ना। इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, मतलब ए वाला इधर वाला जो पार्टिकल है वो इधर की तरफ जाएगा और इधर वाला पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा। बताइए कि जब ए वाला पार्टिकल इधर जाएगा और ए वाला पार्टिकल इधर जाएगा तो इस रीजन के अंदर जो है, इस रीजन के अंदर मीडियम पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और मीडियम पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे कंप्रेशन का पल्स बनेगा, और कंप्रेशन का पल्स बनेगा तो यहाँ पे अचानक प्रेशर बढ़ जाएगा और पी नोट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग आपको स्टैंडिंग वेव के बारे में बताएं, लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव के बारे में बताएं। अगले वीडियो में जो है हम लोग ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।